हेलो नमस्कार साथियों। ज्ञानानंद के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, हम एक यात्रा पे निकले थे आज से कुछ दिन पहले, जहां 2 कक्षाएं हमने कर ली थी और थोड़ा सा अंतराल आया। उसके लिए मैं आप मेरी ओर से और ज्ञानानंद की ओर से क्षमा प्रार्थी हूं। आज अपन फिर उस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और अब आपसे मैं दावा करता हूं कि आगे ऐसी कोई आपको चुनौती या गलती या दिक्कत नहीं आएगी। ये तय है कि हम जिस रास्ते पे जिस यात्रा पे निकले हैं उसमें कंटिन्यूटी होना, निरंतरता का होना बेहद जरूरी है। मेरे लिए भी, आप लोगों के लिए भी, और मेरे से ज्यादा आप लोगों के लिए जरूरी है। तो आप लोग इस निरंतरता को बनाए रखें। मान लीजिए किसी दिन मेरी क्लास नहीं हो रही है, मैं लगातार नहीं आ पा रहा हूं, तो आप अपने स्तर पे कोशिश कीजिए, भले ही हम उस कंटेंट को रिवाइज करें, उसको दोहरान करें, लेकिन लगातार जुड़े रहें, थोड़ा न थोड़ा पढ़ते रहें। अब तक का हम व्याकरण की बात शुरू कर चुके थे और हमने वर्णमाला की बात की शुरू की थी। वर्णमाला में स्वर को पढ़ रहे थे और आज वर्णमाला का दूसरा भाग लेके मैं आपके बीच हाजिर हूं। जब तक कि हम आगे की बातें पढ़े, एक बार पीछे का पढ़ा हुआ रिवीजन करना बेहद जरूरी। तो पहले जल्दी से अपन रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला की बात की थी हमने। वर्णमाला देखो, हमने सामान्य सी बात की थी कि वर्णों का जो समुदाय है वही क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। पहला शब्द हमारे पास पारिभाषिक रूप से निकल कर आया था, वो था वर्ण। कि वर्ण किसे कहते हैं? हमने बात की थी कि वर्ण है वो लिखित रूप है, यानी जिस भाषा को बोल रहे हैं, जिस ध्वनि को अपन बोलते हैं, उस ध्वनि का लिखित रूप क्या क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। एक बात तो ये। दूसरी, हमने बात की थी कि ये भाषा की या लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है। लिखित भाषा की क्या है? सबसे छोटी इकाई है। उसके बाद हमने दूसरी बात की थी ध्वनि की। यहां हमने ये भी कहा था कि ये क्या है? ध्वनि का प्रतिनिधि है। प्रतिनिधि मतलब कि मैं जो बात करना चाह रहा हूं, जो बात कही जानी है, वही बात आप तक पहुंचाने के लिए मैं क्या करूंगा? कुछ बातें लिखूंगा और उन लिखी हुई उस एक तरीके से क्या है? ध्वनि की प्रतिनिधि है कि ये बात कहनी चाह रहे हैं। तो ये ध्वनि क्या है? हमने बात की थी कि ध्वनि क्या है? मौखिक होती है। ये भाषा के मौखिक पक्ष से जुड़ी हुई है। हम जो भी बोलते हैं, उच्चरित करते हैं, वो सब क्या है? ध्वनि है। हमने ये भी पढ़ा था ध्वनि है वो कानों का विषय है, यानी ये कानों से जुड़ा हुआ है। जबकि वर्ण किससे जुड़े हुए थे? वर्ण है वो आंखों का विषय, हमने पढ़ा था। ये आंखों से जुड़े हुए हैं, इनको हम आंखों से ग्रहण कर पाएंगे, जबकि ध्वनि है उसको कानों से सुन पाएंगे और समझ पाएंगे। उसके अलावा तीसरी बात की थी हमने अक्षर की। हमने पढ़ा था ये अधन सर, सर का अर्थ क्या होता है? नास। और अ का अर्थ हमने पढ़ा था कि अक्षर किसके रूप में आएगा? नहीं के रूप में, अर्थात जिनका नाश नहीं हो। आप लोगों की कुछ सुझाव आए कि अक्षर की परिभाषा को और ठीक किया जाए। देखते हैं कि अक्षर जो है वे ध्वनि या ध्वनि समूह, ध्वनि या ध्वनि समूह क्या कहलाएंगे? अक्षर कहलाएंगे। जो वे ध्वनि या ध्वनि समूह जो एक ही श्वासाघात, ये 2 शब्दों से बना है, श्वास और आघात में, एक ही श्वासाघात में
उच्चरित किए जाएं। यहां तक मामला ठीक है। जैसे कि हमारे पास अ है, जैसे कि हमारे पास आ है, जैसे कि हमारे पास ई है, ये क है। यहां तक तो मैं कोई संदेह नहीं था। एक बात और समझते इसको, अक्षर किससे जुड़ा हुआ है? भाषा के मौखिक पक्ष से जुड़ा हुआ है। इसमें लिखित भाषा का योगदान नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि मैं लिखूं, जैसे हमने उस दिन पढ़ा था कि ये आम है, ये भी क्या है? भाषा का लिखित, अरे मौखिक। आम जो बोलते हैं, भले ही ये 3 या 4 वर्ण है, वर्णों का समूह है, लेकिन जब बोलते हैं तो हमारा जो कंठ खुलता है वो एक ही बार के लिए खुलता है और वापस बंद हो जाता है। और उस एक बार खुलने में ही हम क्या कर लेते हैं? इस पूरे को बोल लेते हैं। जैसे हाँ, जैसे ना, जैसे मां, जैसे स्नान। ये कुछ ऐसे ध्वनि समूह है जो हम एक ही कंठ से बोल पाते हैं। तो अब मौखिक रूप है, तो मौखिक में जाहिर सी बात है कि जब हम व्यंजनों को बोलेंगे, व्यंजन जब बोलते हैं तो बोलते वक्त उनको क्या करते हैं हम? अब बोलेंगे तो जाहिर सी बात है, क अकेला तो बोला जाएगा नहीं। क के साथ साथ क्या करेंगे? हम अ को भी उच्चारित करेंगे, तब जाके एक सार्थक ध्वनि निकलेगी, क। लेकिन समझने लायक ये बात है कि ये समूह जो है, ये पूरा है, ये क्या करता है? उस कंठ पे जोर डालता है। हम जब क बोलते हैं तो 2 ध्वनियां निकलती है। और इसी कारण लिए मैंने आपसे कहा था कि व्यंजन अक्षर है। हम पढ़ते, वैसे अपन कहते हैं, बात करते हुए तो कई बार कहते हैं ना कि देखो अक्षर क्या है, या हिंदी में 53 अक्षर है। तो ये 53 क्या है या अक्षर है, वो अलग संदर्भ है। पर वास्तव में देखा जाए तो अक्षर मामला किसका है? हमारे कंठ द्वार के खुलने और बंद होने का है। और जितनी देर में कंठ द्वार खुलता है बंद होता है, उसमें जितने शब्द आप बोल पाते हैं, वो भले 100 वर्ण हो या वर्णों का समूह हो, ध्वनि का समूह हो, वो पूरा एक गिना जाएगा। तो यहां तक दिक्कत नहीं थी, ये सारी बातें ठीक थी। उसके बाद हमने बात की थी इसके पश्चात, वो बात शुरू की थी स्वर की, जो क्या हो? स्वयं ही उच्चरित हो जाए, जो स्वयं ही उच्चरित हो जाए। और इनका उच्चारण क्या हो? स्वतंत्रता से, यानी ये खुद अपना उच्चारण कर लेते हैं। और तीसरी शर्त, दूसरी शर्त हमने पढ़ी थी, वो थी व्यंजनों के उच्चारण में सहायक, कि ये व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं। और 11 में एक एक करके हमने देख लिए थे। कुछ ऐसा है नहीं कि आपको याद करने की या लिखना नहीं आता। उसके बाद हमने बात की थी उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद, और वहां हमने 2 पढ़े थे। एक तो कौन से? ह्रस्व, और दूसरे दीर्घ। और दीर्घ में वैसे इनको दीर्घ या कई बार अपन संधि स्वर कहते हैं। कामता प्रसाद गुरु जैसे कई सारे विद्वानों ने इनको संधि स्वर कहा है। तो यहां अपन थोड़ा सा इसमें सुधार करेंगे कि एक तो ह्रस्व और दूसरे कौन से? संधि स्वर। ह्रस्व जैसे अ है, ई है, उ है और री है। संधि स्वर में वापस 2, एक तो दीर्घ, यानी खुद के मेल से क्या हो जाते हैं? बड़े हो जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था आ, ई, उ। दूसरे हैं संधि, यानी जो संधि करके 2 अलग अलग से बनते, जैसे ए, आई, ओ और औ। ये भी अपन याद कर चुके थे। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि उसके बाद हमने पढ़ा था प्रयत्न के आधार पर
और यहां हमने कई सारे रूप देखे, उसमें सबसे पहले हमने लिखा था क्या, मात्रा, या मात्रा को ही क्या कहते हैं, उच्चारण में लगने वाला समय, उच्चारण में लगने वाले समय को ही क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। आपसे मैंने यह भी कहा कि यह प्रश्न 2 बार पूछा गया है कि मात्रा किसे कहते हैं, या उच्चारण में लगने वाले समय को कहा जाता है मात्रा। तो इसके आधार पे हमने कितने पढ़े, 2 से 2, लघु और दूसरा गुरु। लघु हमने पढ़ा था अ, ई, उ और री, और बचे गए वो सारे के सारे आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। ये हमारे पास क्या है, ये गुरु है। लघु ही ह्रस्व है, इनको ही अपन क्या कहते हैं, ह्रस्व कहते हैं, और गुरु को अपन क्या कहते हैं, संधि या दीर्घ कह सकते हैं। तो ये याद हो गया। उसके बाद हमने कुछ पढ़े थे, उनमें हमने सबसे पहले पढ़ा था वो था मुखाकृति। मुखाकृति यानी मुख की आकृति कैसी बनती है। हमने कितने भेद किए, 4 किए। अब आपको याद तो रहा होगा, बताओ देखे 4 कौन कौन से। मैंने आपको तालिका और बना के दी थी, समर्थ, अर्ध समर्थ, अर्ध विवर्त और विवर्त। ये 4 प्रकार पढ़े हमने। इनके भेद की बात मैं एक साथ ही कर लूंगा। उसके बाद दूसरा पढ़ा हमने, वो पढ़ा ओष्ठाकृति, यानी होठों की आकृति किस प्रकार की बनती है। कितने पढ़े हमने, 2। कौन से, या तो वर्त बनेंगे यानी गोल होंगे तो वर्तामुखी, और गोल नहीं होंगे जो पीछे की ओर फैलेंगे तो उनको अपन क्या कहते हैं, अवृतामुखी। यानी कि हमारे पास 2 भेद हैं ओष्ठाकृति के आधार पे, वृतामुखी और अवृतामुखी। तीसरी बात हमने की थी, वो किसके आधार पे की थी, जीवा स्थिति, यानी जीभ की स्थिति किस तरह होती है, कहां रहती है। और इस आधार पे कितने भेद किए थे, 3। कौन कौन से, अग्र, मध्य और तीसरा पच्छ। ये बात हमारी हो गई पूरी। उसके बाद में हमने एक एक करके इनके उदाहरण देखे थे। उस तालिका को एक बार वापस याद करो। हमने एक तालिका बनाई थी, सारणी बनाई थी, और आपसे कहा था कि इनको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है, ई, उधर क्या लिखना है, उ। एक बार बिना देखे मेरे साथ प्रयास करो देखे। उसके बाद में दूसरी लाइन में ए के समकक्ष ओ। तीसरी लाइन हमने बनाई, इधर ए का दीर्घ रूप आई, ओ के बाद में औ के साथ किसको रखा था, ओ को भी। और उसके बाद चौथे में यहां एक्स, यहां क्या लिखेंगे, अ, और यहां क्या आएगा, आ। अब ये हमारे पास जो तालिका तैयार हो गई थी, ये पूरी सारणी क्या है, अपने सारे प्रयत्न के आधार पे भेद है, उनको एक एक करके वो है ठीक कर लेती है या याद करवा देती। यहां हमने क्या पढ़ा था, ये तो कैसे आधार पे है, मुखाकृति के आधार पे। तो मुखाकृति के आधार पे यानी समर्थ, अर्ध समर्थ, उसके बाद वापस अ लेंगे, अर्ध विवर्त और विवर्त। अब अपने से पूछा जाए कौन सा स्वर विवर्त स्वर है, तो अपन क्या निकालेंगे, आ निकाल। ठीक वैसे ही ओष्ठाकृति के आधार पे है, एक ही अपने को क्या करना है, कोष्टक बनाना है। 3 लाइनों का कोष्टक बनाएंगे और अपने आप याद हो जाएंगे कि ये सारे क्या है, वृत्तामुखी है, और वृत्तामुखी किसके आधार पे है, ओष्ठाकृति के आधार पे। उसके बाद हमने इधर से लिखा था जीवा, क्या लिखा था इधर से हमने, जीवा। जीवा का अग्र, मध्य और पच्छ, ये हमारा काम पूरा। यहां तक कि ये सारी बातें उस दिन की पिछली कक्षा में हमने कर ली थी, एक बार जल्दी से हमने रिकॉल कर लिया। और अब चलते हैं आगे, कुछ और बातें हैं जो हमें
इस कक्षा में अभी करनी है। एक और भेद जो अक्सर इधर उधर किताबों में हमें दिया जाता है और ये पूछा जा सकता है, कौन सा? जाति के आधार पर स्वरों के भेद या जाति के आधार पर स्वर के भेद। अब जाति में दो ही होती है, या तो सवर्ण, सवर्ण यानी एक जैसी जाति के, सवर्ण यानी एक जैसी जाति के, और एक जैसी जाति के क्या कहलाएंगे? सजातीय। जैसे अ और आ है, ये दोनों क्या है? एक ही जाति के, एक ही जैसे। और ये होता क्या है? दरअसल जो हमारा उच्चारण है, उच्चारण स्थल और प्रयत्न, अगर इन दोनों के आधार पे, याद रखेंगे, उच्चारण स्थल और प्रयत्न, इन दोनों के आधार पे अगर किसी स्वरों में, किन्हीं स्वरों में समानता है तो वहां क्या हो जाएगा? उनको अपन क्या कहेंगे? सजातीय। और समानता अगर नहीं है तो फिर विजातीय। और ये समानता अक्सर दो के समूह में दिखाएंगे, ये अकेला स्वर नहीं पूछा जाएगा कि असजातीय है कि विजातीय, फिर मामला बैठेगा नहीं, क्योंकि अ को तो कैसे तय कर पाएंगे। लेकिन अ के साथ तुलनात्मक रूप से, जैसे मैंने यहाँ अ के साथ ई लिखा, तो ये क्या हो गया? अ और ई दोनों अलग अलग जाति के हैं, तो ये विजातीय कहा जाएगा। तो ये समूह में आएंगे। जैसे अ और आ एक जाति के हैं, ई एक जाति के, उ और ऊ एक जाति के हैं। ठीक वैसे ही असवर्ण यानी जो एक जैसे नहीं है, अजाति यानी जिनकी जाति एक जैसी नहीं है। अ और ई एक जैसे नहीं है, ई और ऊ एक जैसे नहीं है, ऊ और अ एक जैसे नहीं है। और ये जो चारों संयुक्त स्वर है, भले ही वो ए और आई क्यों ना पूछे, लेकिन ये भी किस में माने जाएंगे? अजातीय स्वरों में माने जाएंगे। ये हमें याद करना है कि चारों जो संधि स्वर है, वो चारों के चारों क्या है? भले ही कैसे भी पूछा जाए, ए का आई के साथ पूछा जाए, ओ का ऊ के साथ पूछा जाए, अपन क्या कहेंगे? कि ये विजातीय स्वर है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन अगली यात्रा में, एक और कुछ और चीजें पढ़ते हैं और फिर शुरू करते हैं कुछ और तथ्य जो अक्सर इधर उधर कथन के रूप में दिए जाते हैं, उसके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे थोड़ी मैं इसको छोटा कर लेता हूं ताकि आपको आसानी से दिखे। जैसे स्वरों की विशेषताएं, कि स्वरों की विशेषताएं क्या होती है? सभी स्वर स्वयं उच्चरित होते हैं। स्वर की पहली विशेषता, स्वयं कहें या स्वतंत्र कहें, ये दोनों स्वर की विशेषता है। व्यंजन स्वयं में उच्चरित नहीं होता है, उसको किसकी सहायता लेनी पड़ती है? व्यंजन पहले किसके पास जाएगा? स्वर के पास जाएगा और स्वर से कहेगा कि तू मेरा साथ दे, तब जाके क्या होता है? वो व्यंजन स्वर इसके साथ जुड़ के अपन उसको बोल पाते। लेकिन स्वर को बोलते वक्त ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती है। उसके बाद में स्वरों के उच्चारण में हवा अबाध गति से, अबाध, हमेशा मैंने क्या कहा था पिछली कक्षा में आपसे? कहा था जहां अ उपसर्ग के रूप में आए, इसका अर्थ क्या होता है? नहीं। और बाध का अर्थ क्या होता है? बाधा। अर्थात जहां बाधा ही नहीं आई, अवाकड़ स्वर तंत्र से पैदा हुई और सीधे मुख तक आ गई। मुख विवर यानी ये मुख नहीं, मुख्य नहीं है, इसको क्या लिखेंगे अपन? मुख। मुख विवर यानी पूरा जो हमारे मुख की संरचना है, इनमें से किसी भी भाग को क्या करती है? सूती नहीं है, सीधे के सीधे बाहर आ जाती है। तीसरी विशेषता, स्वर का उच्चारण देर तक किया जा सकता है। इसको ऐसे समझो, क के साथ अपन क्या करते हैं? अ का मेल करते हैं, फिर ध्वनि निकालते हैं क। तो दरअसल ये जो क लंबा उच्चारण हो रहा है, वो क का नहीं हो रहा है, वो किसका हो रहा है? अ का हो रहा है। लेकिन जैसे ही अपन स्वरों को उच्चारण करेंगे, जैसे तो ये है वो लंबा खींचा जा सकता है, स्वर को लंबे दूरी तक अपन को काफी देर तक है वो बोल सकते हैं। चौथी बात, स्वर के उच्चारण के दौरान हवा, ये बार बार मुख्य लिखा गया, शाब्दिक त्रुटि रही है, इसको ठीक करें। हवा मुख विवर से गूंजते हुए, और आगे अपन पढ़ेंगे कंपन या
गूंज के आधार पर वर्णों को क्या बांटते हैं अपन, दो रूपों में बांटते हैं और उनमें से एक है घोष या सघोष, यानी गूंज के साथ, कंपन के साथ। तो इसलिए स्वर क्या हो गए, घोष हो गए हैं। कहने का तात्पर्य ये, वो हमें सभी ऐसा नहीं कहे कि सभी स्वर घोष या सघोष होते हैं। हो सकता है इसकी जगह वो दे दे कि हवा गूंजते हुए बाहर निकलती है, तो फिर यह कथन भी क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा, क्योंकि सभी स्वर क्या होते हैं, घोष होते हैं। सभी स्वर घोष, घोष ये वाली विशेषता, और अल्प प्राण ये भी गलत लिखा गया है, इसको शुद्ध लिखना, क्या लिखना है, अल्प प्राण। अपन श्वास वायु के आधार पे वर्णों का वर्गीकरण करेंगे, उस समय पढ़ेंगे कि उसके श्वास वायु के आधार पर वर्ण दो प्रकार के होते हैं, और एक अल्प प्राण, एक महाप्राण। इसके जुड़े कई सारे राज है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी के लिए इतना याद रखना है कि स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। अ को छोड़कर, ये ध्यान रखना, अ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्रा होती है, अस्वर की कोई मात्रा नहीं है। और व्यंजन का उच्चारण करते समय इन्हीं मात्राओं का प्रयोग लिया जाता है। व्यंजन का उच्चारण करते समय इन्हीं मात्राओं का प्रयोग लिया है, लेकिन जब अ की मात्रा नहीं होती है तो अपन फिर व्यंजन का कैसे प्रयोग करते हैं। यहां अ नहीं था तब तक मैंने क्या लिखा, हलंत लिखा, लेकिन जैसे ही अ बोलूंगा, अ इसके साथ अपन जोड़ेंगे तो हलंत हटा लेंगे। ये एक सामान्य सा नियम है। एक और तथ्य जो आपको इसके साथ लिख लेना है, उतार लेना है, अगला, सभी स्वर निर्नुनासिक होते हैं, यानी इनमें किसी प्रकार का चंद्र बिंदु वगैरह नहीं रहता है। अनुनासिकता के आधार पे हम स्वरों को दो भागों में बांटते हैं, एक तो अनुनासिक और दूसरा निर्नुनासिक। तो स्वर क्या होते हैं, निर्नुनासिक। एक और विवाद है, यहां एक और समस्या खड़ी होती। कई सारे विद्वानों का मानना है कि स्वर अनुनासिक और निरनुनासिक दोनों होते हैं, पर हमें यह ध्यान रखना है कि आधुनिक हिंदी वर्णमाला में सभी स्वर जो है वो निरनुनासिक होते हैं, उनमें अनुनासिकता नहीं पाई जाती है। ये विशेष के अपन ध्यान रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं व्यंजन की। अभी मोटी मोटी स्वरों की बात हमने कर ली कि स्वर क्या है, किसे कहते हैं, कौन कौन से है, कहां से बोले जाते हैं, उनका उच्चारण स्थल वगैरह, वो सारी बातें कर ली। उच्चारण स्थल मैंने आपको इसलिए आज रिवाइज नहीं करवाई क्योंकि आगे अपन व्यंजनों को पढ़ेंगे, उस समय मैं आपको पुनः उनके साथ याद करवा दूंगा। तो अब बात करते हैं दूसरी व्यंजन। व्यंजन भी संस्कृत का शब्द है वी धन, वी धन अंज धन अन से बना है। हमसे ये पूछा जा सकता है, व्यंजन का संधि विच्छेद कीजिए। वी धन अंज धन अन, और यहां अंज है वो धातु रूप है, और इस पूरे का अर्थ क्या होता है, व्यक्त करना। ये शाब्दिक अर्थ है, लेकिन व्यंजन की परिभाषा क्या कहेंगे, वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता से बोली जाती है व्यंजन कहलाती है। इतनी सी परिभाषा आपको याद रखनी है कि जो ध्वनियां स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं वे क्या कहलाती है, वे व्यंजन कहलाती है। अब व्यंजनों की संख्या अपन बाद में डिस्कशन करेंगे, बाद में बात करेंगे इस पे, पर व्यंजन है कौन सी। अब ये पूरा जो समूह है इसको अपन क्या कहेंगे, वर्ग। और क है पहला अक्षर, तो इसके आधार पे इसको नाम दे देते हैं क वर्ग। ये क वर्ग कहने का सिर्फ और सिर्फ मतलब इतना सा है कि क से शुरू होने वाली पूरी लाइन। और ये किसके आधार पे बांटे गए हैं, ये उच्चारण स्थल के आधार पे,
यानी कि ये वर्ग इसलिए हमने तैयार किया कि ये पांचों जो व्यंजन है वो पांचों के पांचों एक उच्चारण स्थल से बोले जाते हैं, उच्चारित होते हैं, इसलिए अपन इनको क्या कहते हैं, क वर्ग कहते हैं। ये और यही कारण आपसे अपने से कई बार कोई पूछ सकता है, ऐसे अड़बंगा आदमी आ जाए कोई कहेगा लो क और च एक साथ क्यों नहीं लिखते अपन, तो ये इसलिए नहीं लिखते क्योंकि ये पांचों का अपना समूह है, वो उच्चारण स्थल कंठ से बोले जाते हैं, इसलिए इनको एक साथ रखा गया है। ठीक वैसे ही है च वर्ग। और ऐसे जो वर्ग बन रहे, कितने वर्ग बने अपने पास, 5 वर्ग बने। तो ये जो 5 लाइनें हैं, शुरुआती 25 जो व्यंजन है वो तो क्या कहलाते हैं, वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। और अंतिम दो कहां से, यरलव और च ह से, ये दो चारों आठों क्या कहलाते हैं, ये आठों कहलाते हैं अवर्गीय, यानी इनका वर्ग नहीं होता है। ये दूसरे आधार पे टकी है, इनको एक समूह में इसलिए रखे जाते हैं, यह र ल व एक लाइन में अलग कारण से लिखे जाते हैं, इनका कारण उच्चारण स्थल नहीं है, क्योंकि यह का उच्चारण स्थल है वो है तालु, र का है मुर्दा या वत्सर कहते हैं जिसको अपन, स का है ये तालु, ये मुर्दा, ये दंत है, ये काकल है। तो उच्चारण स्थल के आधार पर तो एक समूह हमने नहीं बनाया, इनको किसी और कारण से बनाया गया है, तो वो अपन आगे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए याद क्या करना है कि वर्ग के आधार पे हम व्यंजनों को दो प्रकार से पढ़ते हैं, एक तो वर्गीय व्यंजन यानी जहां वर्ग बनते हैं, और दूसरे अवर्गीय यानी जहां वर्ग नहीं बनते हैं। आगे बढ़े, उसके बाद आते हैं अगला व्यंजनों के भेद पर। व्यंजनों के भेद अपन 2-3 आधार पे करेंगे। सबसे पहले किसके आधार पे करेंगे, उच्चारण प्रयत्न। प्रयत्न का मतलब बोलने का तरीका, कि हम किस तरीके से बोल पाते हैं। और उसके बाद में दूसरा करेंगे उच्चारण स्थल, यानी उच्चारण करते कहां से हैं। और तीसरा करेंगे श्वास वायु, और चौथा करेंगे स्वर तंत्रिका में कंपन। और इनके आधार पे अपन 4 तरीकों से व्यंजनों को पढ़ेंगे। उसमें पहला पढ़ते हैं उच्चारण के प्रयत्न। तो प्रयत्न के आधार पे 8 भेद होते हैं, यानी 8 तरीके से व्यंजन है, वो 8 तरीके के व्यंजन है जो अपन बोलते हैं। अब ये अलग अलग आधार पे बनाए गए। उस दिन मैंने बात की थी आपसे, ये लो हमारे पास इमेज सभी आ गई है, और इसके आधार पे समझते हैं। ये जो यहां का भाग बना हुआ है, ये जो भाग है, ये आप देख रहे होंगे एक आकृति बनी हुई है ऐसी सी, ये है हमारा स्वर तंत्र। यहां से हवा उठती है फेफड़ों से, और वो इस स्वर तंत्र से यहां के टकराती है, यहां मांसपेशियां लगी होती हैं, और ये आगे जाकर के यहां से होते हुए ध्वनि है वो हमारे मुख तक भेजती है, प्रवाहित करती है। तो पूरा का पूरा जो स्वर व्यंजन बनने का खेल है वो इस रंध्र मात्र का है, इसका है। अब यहां से हवा किस तरीके से निकलती है उसके आधार पे अपन पूरी हिंदी भाषा को बोलते और समझते हैं। तो हमारे पास जो पहला भेद है प्रयत्न, यानी कि हम जो प्रयास करते हैं तरीके से बोलते हैं, उसके आधार में पहला है स्पर्श। स्पर्श यानी सुना, टच करना किसी को। तो होता क्या है कि हवा यहां से निकलते वक्त मान लीजिए यह आकृति ऐसी है, वापस यहां से ये रास्ता है, ये नासिका का है, ये मुख का है। तो यहां से जो हवा निकली वो हवा यहां से होते हुए किस तरीके से पार हुई। यहां से हवा अगर इनको छू के आसानी से सीधे सीधे निकल गई, इनको टच किया और किसी प्रकार की कोई रगड़ पैदा नहीं हुई, किसी प्रकार का कोई घर्षण पैदा नहीं हुआ, किसी प्रकार का कोई जोर नहीं आया, तो क्या होता है वो सीधे की सीधे निकल गई। ऐसे व्यंजनों को क्या कहते हैं अपन, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में फेफड़ों से उठी हवा, ये हवा फेफड़ों से आती है,
वायु मुख के अवयवों को स्पर्श मात्र करती है। यहाँ मुख के अवयवों का तात्पर्य इस कंठ से ही है कि इस कंठ से निकलने के बाद बड़ी आसानी से हमारे मुख तक पहुंच जाती है। जिस प्रकार अपन मुरली बजाते, बांसुरी बजाते देखा होगा आप, और उसके रिंद्रों को बंद करते हैं और खोलते हैं, उससे क्या होती है, अलग अलग प्रकार की आवाज आती। ठीक उसी प्रकार हमारा कंठ है, यहां से जो हवा निकलेगी उसमें जीभ क्या करती है, इनको रोकने का प्रयास करती। तो हमारी जीभ जहां जहां टच होगी, जहां जहां अरे मुख अवयवों को छुएगी, वहां वहां क्या होगी, वैसी आवाज ध्वनि निकलेगी। और व्यंजन है उसमें चार जो वर्ग है, क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। हालांकि स्पर्श में च वर्ग है जो संस्कृत से आ लिया, तो संस्कृत में स वर्ग को भी क्या माना जाता है, स्पर्शी व्यंजन माना जाता था। लेकिन हिंदी में चूंकि अपन जब बोलना शुरू हुए, हिंदी जब हम बोलते हैं तो ये स वर्ग स्पर्शी नहीं रहता है, ये यहाँ क्या करता है, इसके ऊपर जोर डालता है, इन रंध्रों के ऊपर भार डालता है, घर्षण पैदा करता है, और इसलिए अपन इनको क्या पढ़ते हैं, स्पर्श संघर्षी में पढ़ते हैं। तो उठी वायु मुख अवयवों के स्पर्श मात्र करती है, यानी उनको केवल टच करती है और सीधे सीधे बाहर निकल जाती है। स्पर्शी व्यंजन है कौन कौन से, तो क ख ग घ ट ठ ड ढ, यानी पंचम वर्ण जो है अपन उसको भी इनके साथ नहीं जोड़ेंगे। और इनकी संख्या कितनी होती है, 16, यानी 4 के समूह में ये हो जाएंगे 16 वर्ण। आगे बढ़े, दूसरा है स्पर्श संघर्षी, यानी स्पर्श का अर्थ हमने क्या लिया था कि हवा उस रंध्र से क्या हो जाए, सीधे के सीधे बाहर निकल जाए, इस पूरे यहां इस भाग को टच करके। लेकिन संघर्ष का मतलब हुआ कि इस पे जोर डाले, ये वाक तंत्र है वो ऐसे इतना बड़ा है तो इसके क्या हो जाए, धीरे धीरे छोटा होने लग जाए। यह हवा उसको प्रभावित नहीं कर रही है, समझना ये है कि इसको बंद नहीं कर रही। आगे अपन संघर्ष भी पढ़ेंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। केवल क्या करती है, इस पे भार डालती है, घर्षण पैदा करती है, उसकी वजह से ये छोटा होने लग जाता है। इसलिए अपन इसको क्या कहेंगे, स्पर्श संघर्षी कहेंगे। स्पर्श का समय अधिक होता है, हवा रगड़ते खाते हुए बाहर आती है, और ज्यादा देर टच होगी तो भार बढ़ेगा, इसके ऊपर घर्षण बढ़ेगा तो वो रगड़ते हुए बाहर आएगी। और कितने हैं, च च ज और ज, ये चारों क्या है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। एक तो हमें समझना है और दूसरा परीक्षा के दृष्टिकोण से याद भी रखना है कि किस तरीके से ये पूरे बने। मैं एक एक करके आपको याद ये एक एक करके आपको याद करवा दूंगा। अगला तीसरा है अंतस्थ या संघर्षहीन, यानी जहां अंतस्थ यानी अंदरूनी, अंदर का, और संघर्षहीन यानी किसी प्रकार का टच ही नहीं हो। जैसे अपन स्वर बोलते हैं, स्वर बोलने पे वाक तंत्र पे किसी प्रकार का कोई भाव या टच प्रभाव नहीं पड़ता है, आसानी से बोल लेते हैं। ठीक वैसे ही ये भी क्या है, संघर्षहीन है। इसलिए कई सारे विद्वानों का मानना है कि जो अंतस्थ ध्वनियां हैं वो क्या है, अर्ध स्वर है। लेकिन हम मुख्य रूप से ये स्वीकार करते हैं कि यह और वह है, वो दो ही हमारे पास, यह और वह दोनों ही हमारे पास क्या है, अर्ध स्वर है। बाकी के अर्ध स्वर नहीं माने जाते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है, इनका स्वभाव स्वरों से, यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनका स्वभाव है वो स्वरों से मिलता जुलता है। यह कथन कारण पूछ लिया जा सकता है कि अंतस्थ वर्णों को, अंतस्थ व्यंजनों को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। कारण देगा क्योंकि या इनका स्वभाव स्वरों से मिलता जुलता है। तो अपन कहें इसको सही करेंगे, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। ये कितने हैं, ये भी 4 हैं, य र ल और व। ये पूरा समूह हमने इसलिए बनाया, मैंने आपसे पीछे कहा था कि अपन 2 तरीके से इसको समझेंगे। एक तो वर्ग के आधार पे हमने बना लिए, यानी वर्ग जो बनाए थे हमने, वो तो बनाए थे उच्चारण स्थल के आधार पे, और अंतस्थ और ऊष्म है ये बनाए हैं इसके आधार पे कि इनकी श्रेणी है वो एक सी है। इसलिए ये चारों एक साथ रखे जाते हैं। अर्ध स्वर मैंने यहां और मेंशन कर दिया है कि यह और वह 2 अर्ध स्वर है हमारे पास हिंदी में।
ये एक पेज कट गया, कोई ना, मैं पीडीएफ डालूंगा उसमें, आपकी पीपीटी में पूरी डाल दूंगा। अभी के लिए इसको यहीं से समझ लेते हैं। संघर्षी या ऊष्म व्यंजन, अब ये क्या करते हैं, इस वाक्य यंत्र को वापस लाएं, अपन फिर समझें। ये जो वाक्य यंत्र है, हवा यहां से क्या करती है, ये जो वाक्य यंत्र है, हवा यहां से उठती है और इन सिरों पर आते आते फैलने लग जाती है ऐसे, तो इन पे पूरा का पूरा जोर डालती है और ये यहां से ऐसे बहुत छोटा हो जाता है, खड़ा यूं बहुत पतला सा हो जाता है, इसलिए घर्षण यहां से बढ़ जाता है, फिर यहां से होते हुए बाहर की ओर आती है। तो ये क्या हो गया, ये संघर्ष घर्षण हो गया, एक तरीके से रगड़ हो गई है। तो इसको रगड़ कहें या संघर्ष कहें, कि संघर्ष करते हुए बाहर निकलती है, तो उसको क्या कहेंगे अपन, संघर्षी कहते हैं। क्योंकि ज्यादा संघर्ष करेगी, ज्यादा टच होगी, रगड़ेगी, तो क्या होगी, हवा गर्म हो जाएगी, इसलिए अपन इनको क्या कह देते हैं, ऊष्म कह देते हैं। तो उसमें क्यों कहते हैं, क्योंकि हवा ज्यादा संघर्ष के कारण गर्म होकर के बाहर निकलती है, इसलिए हाँ ये क्या कहलाते हैं, संघर्षी या ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। कौन कौन से, च, स, स और हाँ, ये क्या है, ये संघर्षी व्यंजन है। अगला पांचवा, नासिक्य व्यंजन। नासिक्य यानी नाक से बोले जाना, अर्थात जिन वर्णों को, जिन व्यंजनों को बोलते समय हवा है वो हमारे मुख के साथ, ऐसा नहीं पूरी तरीके से नाक से निकलती हो, मुख बंद रहता है ना, मुख के साथ साथ क्या करती है, यहां नाक से बाहर आती है, तो ऐसे को क्या कहेंगे अपन, नासिकीय व्यंजन कहेंगे। और हमारे जो पांच वर्ग है, पांचों वर्गों का पांचवा वर्ण जो है वो क्या कहलाता है, पंचमा अक्षर जो होता है वो क्या कहलाता है, नासिकीय व्यंजन कहलाता है। जैसे कि य, न, ण और न, ये चारों क्या है, पंचम वर्ण है। न और हमारे पास पांच है, वो पंचम वर्ण हो गए। तो उच्चारण मुख के साथ साथ नासिका यानी नाक से भी होता है। आगे अपन पढ़ेंगे अनुसंद्र बिंदु और अनुस्वार पढ़ेंगे, उस समय पढ़ेंगे कि अनुस्वार जो है वो क्या है, इन्हीं पंचम अक्षरों का एक रूप है। यानी जो पंचम अक्षर है वो आधे लिखे जाएं तो वो किसके रूप में आ जाते हैं, अनुस्वार के रूप में आ जाएंगे। ये भी कितने हैं हमारे पास, पांच वर्ण है। उसके बाद आता है पार्श्विक व्यंजन, ये इसके ऊपर र है, क्या लिखेंगे हम, पार्श्विक व्यंजन। पार्श्व का अर्थ होता है पीछे, पार्श्व का अर्थ क्या है, पीछे। कौन पीछे, अब जिन वर्णों को, जिस वर्ण को बोलते वक्त हमारी जीभ क्या हो बहुत पीछे जाए या पीछे की तरह एकदम ये है और यूं वापस मुड़ जाए, तो इस भाग को या इस मुड़े हुए रूप को क्या कहते हैं, वो क्या कहलाएंगे, पार्श्विक व्यंजन कहलाते हैं। जिनके उच्चारण में जीवा का अगला भाग यानी ये जीवा का जो आगे का भाग है वो मसुड़े को छूता है, मसुड़े यानी हमारा ठेठ ऊपर का भाग है तालू के आसपास का, वहां जाके उसको टच करता है। और वायु, ये शर्त भी है, वायु क्योंकि अब जीभ तो पूरी घूम गई है, तो हवा यहां से तो जो आ रही वो ब्लॉक हो जाएगी, तो आधी हवा क्या करेगी, इसके उस तरफ से निकलेगी और आधी हवा इसके इस तरफ से निकलेगी, यानी जीभ के दोनों ओर से यहां गालों को सूते हुए क्या करेगी, बाहर आएगी, दोनों पार्श्वों यानी बगल से निकल जाती हैं, इसलिए ये पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। और पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, ल। ये पक्का याद रखना है, इसको रटना है कि पहले हमने ल पढ़ा था और पहले पढ़ा वो कौन सा है, पार्श्विक है। और वैसे मैं आपको प्रकंपित और लुंठित याद करवा दूंगा तो वो अपन याद रखेंगे। अगला है प्रकंपित लुंठित व्यंजन, इसको
कंपित भी कहते हैं, इसको कंपन कहते हैं, या इसको कंप, कंपाहट, कई सारे नाम दिए जाते हैं। और इन नामों के पीछे का कारण यही है कि जिस वर्ण को बोलते समय हमारी जीभ की जो नोक है वो वायु के वेग के कारण क्या है, 2 या 3 बार कंपन करती है। यानी ये जीभ है अपनी जगह एकदम यूं आवर्ती बनाती, आगे ऊपर नीचे, आगे का जो चेहरा है वो ऊपर नीचे होने लग जाता है, उसमें कंपन पैदा हो जाता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, कंपित या प्रकंपित या लुंठित वर्ण कह लेते हैं। और सामान्य सी याद रखने की ट्रिक ये है कि प्रकंपित यानी प के साथ क्या आया है, र, तो इसको ऐसे याद कर लो, प्रकंपित मतलब क्या है, र, और प्रकंपित को ही क्या कहते हैं, लुंठित। लुंठित का अर्थ हुआ है जो उछलता हुआ आता है, उछलता हुआ। तो ये क्या करता है, कंपन की वजह से ऊपर नीचे होता रहता है। और प्रकंपित कौन सा वर्ण है, र। पार्श्विक कौन सा है, बताओ जाएंगे, पार्श्विक तो है ल। प्रकंपित र, प में र लगा हुआ है तो अपन क्या पढ़ेंगे, र। अब जब ये याद तुम्हें रह जाएगा तो ये याद रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो पक्का अपना याद है, तो ये अपन काट देंगे, पीछे एक ही बचेगा, वो क्या हो जाएगा, ल। तो पार्श्विक याद नहीं रहे तो भी कोई भी दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे याद रखेंगे, प में र लगा हुआ है इसलिए ये क्या है, र है, प्रकंपित। उसके बाद 8वां अंतिम, उत्सिप्त, ताड़नजात, द्विगुण या द्विस्पर्शी, द्विपट, कई सारे नाम है इनके। और उत्सिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ, फेंका हुआ। ताड़नजात यानी बिजली की तरह जो पैदा होता है, अब फेंकेंगे तो बहुत जल्दी गिरेगा, यानी यहां से कोई चीज यहां तक फेंकनी है तो वो यहां से बहुत जल्दी गति करेगी, बिजली के समान, जैसे बिजली एकदम कितनी जल्दी चमकती है और वापस बुझ जाती, ठीक वैसे ही। तो इसको ताड़नजात कहते हैं। या द्विगुण यानी इनके 2 गुण चलते हैं, इसलिए जिनके उच्चारण में जीभ की नोक झटके से नीचे गिरती है, अर्थात बोलते वक्त बहुत जल्दी जीभ है वो नीचे के भागों को टच करती है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, उत्सिप्त कहलाते हैं। और कौन कौन से है, ढ और ढ। यहां 2 बातें आपको समझनी है। एक तो ये कि अक्सर हम जिसको ड़ कहते हैं, अपन ड़ को क्या मानते हैं कि ये क वर्ग का 5वां व्यंजन है, वो क्या है, ड़, जबकि ये गलत है। क वर्ग का 5वां व्यंजन है वो कहलाता है ज्ञ, ग हल्का सा और उसमें य का भाव है वो बढ़ जाता है, इसलिए इसको क्या पढ़ेंगे, ज्ञ। और ये क्या कहलाता है, ज्ञ। और ये क्या है, ये ड़ है। तो आप जिसको ड़ बोलते हैं और उसको इस क वर्ग का अंतिम वर्ण, पंचम वर्ण समझने का अगर समझते हैं तो वो गलत है। आज से याद रखिएगा कि क वर्ग का 5वां वर्ण है वो ज्ञ है, और उसके जो ये नुक्ता लगता है, जो बिंदी लगती है, वो ठीक घुटने के ऊपर लगती है, यानी जहां से तीव्र मोड़ है उस मोड़ के पास लगती है। जबकि उत्सिप्त व्यंजन में जो ढ, ये जो ड है, इस ड का रूप है, ड से बना ये, तो ड के नीचे नुक्ता लगाने से क्या बन गया, ढ, और ढ के नीचे नुक्ता लगाने से क्या बन गया, ढ। और ये दोनों हिंदी के अपने व्यंजन है, ये संस्कृत से नहीं आए हैं, संस्कृत में थे ही नहीं। और इससे आप 2 चीजें समझ सकते हैं। एक तो ये कि अगर किसी शब्द में ये शब्द लगे हुए, इसका मतलब वो क्या है, संस्कृत का शब्द नहीं है, विदेशी शब्द भी नहीं है, वो हमारी हिंदी का यानी तद्भव शब्द होगा। दूसरी बात, ये संस्कृत से पैदा नहीं हुए। तीसरी बात, ये हिंदी के अपने व्यंजन है। चौथी बात, ये किसी भी शब्द के आरंभ में नहीं आते हैं। उत्सिप्त व्यंजन किसी भी शब्द के आरंभ में नहीं आते हैं, इनसे कोई भी शब्द नहीं बनता है या शुरू होता है, नहीं बनता नहीं कहेंगे, इनसे कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है।
ये कभी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं आते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं अपन अगली और अगला भेद, और वो है उच्चारण के ये प्रयत्न। थोड़ी पीपीटी बनाने में आज त्रुटियां रही हैं, उनको सुधार करेंगे। तो उच्चारण स्थल किसके आधार पे, और उच्चारण स्थल के आधार पे व्यंजनों का या व्यंजनों के भेद, उच्चारण स्थल हमने देख लिए थे। आज और देखते हैं पीछे बात। पीछे मैंने आपसे स्वर पढ़ाते समय और कहा था, और आज और समझते हैं। ये लो, देखो पहला ये जो भाग है, ये जो भाग है ये तो क्या कहलाता है, कंठ। और उसके बाद यहां ये जो भाग है ये क्या कहलाता है, तालु। और इसके ठीक है यहाँ का ये भाग मूर्धा, और उसके बाद ये दंत, और बाहर की ओर ये ओष्ठ। ये हमारे वो मुखावय है, यानी इनको जीभ है या हवा है वो टच करती है। और मैंने आपसे स्वर पढ़ाते वक्त भी कहा था कि हम स्वरों और व्यंजनों का क्रम किसके आधार पे तय करते हैं, उच्चारण स्थलों के आधार पे करते हैं। कि पहले क आएगा, उसके बाद में च वर्ग आएगा, क्योंकि क वर्ग कंठ से बोला जाता है, च वर्ग तालु से बोला जाता है। और आप लोगों के लिए अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर आप भी स्वरों के या व्यंजनों के उच्चारण स्थल को भूल जाते हैं, तो ये सबसे आसान ट्रिक है कि जिस क्रम में हम स्वर लिखते हैं, व्यंजन लिखते हैं, उसी क्रम में क्या करें, हम स्वरों इनके उच्चारण स्थल को याद करें। अब मैं गारंटी देकर कहता हूं आप कभी भी वापस उसको भूलोगे नहीं। तो अब पहला हमारे पास क्या है, क वर्ग। तो क वर्ग कहां से बोला जाएगा, अब शुरुआत कहां से, कंठ से। तो क वर्ग बोला जाता है कंठ। कंठ से निकलने वाली ध्वनि क्या कहलाती है, कंठे। कौन कौन से, क वर्ग। वर्ग का मतलब क, ख, ग, घ और है, ये पांचों। इसके साथ ग और ये पांचों, और इसके साथ विसर्ग और ह, ये किससे बोला जाते हैं, कंठ से। दूसरा हमारे पास उच्चारण स्थल कौन सा है, ये वाला। इसको क्या कहते हैं अपन, तालु। तो दूसरे ये कहां से बोले जाते हैं, तालु से। तालु से निकलने वाली ध्वनि क्या कहलाती है, तालव्य। तालव्य कौन से, स्वर्ग। और उसके बाद में ऊष्म और अंतस्थ शुरू कर लेंगे। इनको याद रखने की ट्रिक है, पहले में तो अ और विसर्ग जोड़ रहे हैं, उसके बाद में एक एक करते हुए जोड़ते जाने। यानी जैसे हमने ये क और च, ठीक है सही। अब इनको कैसे लिखना है, खड़े लिखना है, क च स और य र ल। तो एक एक करके इनके साथ लगाते जाएंगे। तो यहां पहले क्या लेंगे अपन, स्वर के साथ तो क्या लेंगे, इस स को ले लेंगे और य को ले लेंगे। तो ये कौन सी ध्वनियां होगी, तालव्य। उसके बाद में क्या लेंगे, मुर्दा। मुर्दा यानी मुर्दा से निकलने वाली ध्वनि मूर्धन्य। मूर्धन्य ध्वनियां कौन कौन सी है, ट वर्ग। ट वर्ग के साथ साथ स और र, यानी अगली लाइन में ये दोनों जोड़ देंगे। तीसरा हमारा है, अरे चौथा है, वो है दंत। दंत से निकलने वाली ध्वनि दंत्य। और दंत्य कौन कौन से, त वर्ग और उसके साथ साथ स और ल, यानी इन दोनों को भी हमने लगा दिया। और ध्यान रखेंगे ये किसके साथ जोड़ेंगे, स वर्ग के साथ एक एक करके जोड़ना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं हो, इस ट्रिक से याद रखें। और अब कभी आप क के साथ स और यह लिखना शुरू कर लेंगे, एक तो भूलेंगे, जो भूलेंगे ही, और सारे के सारे और ही गलत हो जाएंगे। तो याद रखेंगे, इसके साथ जोड़ के लिखना शुरू करेंगे, स वर्ग के साथ जोड़कर लिखना शुरू करेंगे। उसके बाद पांचवा ओष्ठ। ओष्ठ से निकलने वाली ध्वनि ओष्ठ है। ओष्ठ में केवल और केवल प वर्ग।
उसके अलावा कोई ध्वनि ओष्ठ्य नहीं है। वैसे व को भी कई बार यहाँ भूलवश मान लिया जाता है, लेकिन व का उच्चारण स्थल अलग है। उसके बाद छठा दंतोष्ठ। ये हमारे पास 5 मूल ये हमारे पास 5 मूल उच्चारण स्थल है। सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया था कि मूल उच्चारण स्थल कितने होते हैं? कितने होते हैं? 5 होते हैं। उसके बाद छठा दंतोष्ठ है। दंतोष्ठ यानी दांत प्लस ओष्ठ, यानी कि ये जो है या ये जो दांत है और ये जो होठ है, इनके बीच की इस जगह से जो बोले जाते हैं वो क्या कहलाते? दंतोष्ठ। और दंतोष्ठ से बोले जाने वाली ध्वनि दंतोष्ठ है। और कौन सा है? व। और काकल्य। काकल्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कंठ में क्या करता है, यहां गूंजते हुए आता है, हकलाते हुए आता है। हाँ, तो इसलिए इसको कहा जाता है काकल्य। इनका कोई ध्वनि का नाम नहीं है। और इनका हाँ, और अंतिम में एक बचता है वत्सर्य। अब ये खेल हिंदी में शुरू हुआ है, संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत में या तो क्या था, इस मुर्दा से ध्वनि निकलती थी या फिर यहां दांतों से। लेकिन हिंदी में क्या होता है, इन दोनों के बीच में इस जगह से ध्वनि निकलनी शुरू हो जाती है। इन दोनों के बीच में जीभ जाके हमारी टच होती है। तो इसलिए हमारे पास एक नया स्थल आया, और वो क्या है? वत्सर्य। यानी इस भाग से बोली, वत्स भाग से बोली जाने वाली ध्वनि क्या कहलाई? वत्सर्य कहलाई। और ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। न, स, ल और र, ये क्या है? वत्सर्य ध्वनियां है। हमसे पूछा जाएगा कौन कौन सी ध्वनियां है? वो वत्सर्य ध्वनियां है। न, ल, न, स, ल और र। तो ये था उच्चारण स्थल के आधार पर व्यंजनों का भेद। और उसके बाद इसके आगे की और यात्रा व्यंजनों और वर्णमाला से जुड़े हुए कुछ और तथ्य, जैसे कि श्वास वायु के आधार पे व्यंजनों के भेद, स्वरों के भेद, और स्वर तंत्रिका में कंपन के आधार पे, यानी अल्प प्राण महाप्राण और घोष और अघोष दो वो पढ़ने हैं। और कुछ और विविध तथ्य मैं आपको वर्णमाला से जुड़े हुए अगली कक्षा में लेके आऊंगा। तब तक मुझे इजाजत दीजिए और खुद भी पढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर निरंतर एक एक कदम आगे बढ़ते रहिए। और ये जो छोटे छोटे कदम आप ले रहे हैं, एक दिन वही कदम आपको अपने लक्ष्य की ओर ले जाएंगे, और आप अचानक से खुद को दीवार के उस ओर पाएंगे। यानी जो कर्मचारी समूह है उसमें खुद को शामिल कर लेंगे। और इसलिए निरंतर पढ़ते रहिए और बार बार रिवीजन जरूर करें। नमस्कार।